नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल NCERT एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरुआत करने से पहले कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो न्यायपालिका होने वाला है। जो न्यायपालिका चैप्टर है, जो न्यायपालिका टॉपिक है, ये आपका 4th चैप्टर है, जो कि NCERT कक्षा 9 का पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो कि आपका चुनावी राजनीति लेशन का नाम है 4th चैप्टर का। उसी के अंदर हमने 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और पिछले जो भी लेशन 3 लेशन उनके भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं, ताकि आपको जिस उद्देश्य से आप इस चैनल पर विजिट किए हैं उसका लाभ आपको ज़रूर मिले। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो है न्यायपालिका आप समझ गए होंगे। न्याय, इसके अंदर सीधा सा संकेत है न्यायपालिका, यानी कि न्याय। ठीक है, इसी बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार भी हम सरकारी आदेशों की उसी कहानी पर लौटते हैं। आपको पता हो तो एक अध्यादेश था, कार्यालय अध्यादेश था, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें 27% कुछ ऐसा मामला था जिसमें कि आरक्षण दिया जाए उन लोगों के लिए अलग से 27%। तो उसी से हम शुरुआत करते हैं और उसी से हमने किया था, लेकिन हम उस कहानी को अब याद नहीं करेंगे। सिर्फ आपको उसके बारे में कल्पना करना है कि कैसे अलग हो सकती है, और इसी के अंदर आपका संतोषजनक अंत हो जाएगा। और जब बताना चाहेंगे कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला उसके अंदर सुनाया गया था और जो उसके लिए स्वीकार किया गया था, हर किसी को स्वीकार किया था, तो उसके अंदर क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या होता है, वो उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, उसमें जो टॉपिक आता है वो आता है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय तो होता है, पर उसके पास सरकार की कार्यवाही को आंकने का अधिकार नहीं होता है। सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता है। उसे अधिकार होता है, मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता है। सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। भले ही वह निष्पक्ष फैसले सुना देता है, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। तो दोस्तों, आगे चलते हैं इसी के अंदर कि इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावी न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है, और देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायपालिका, जहाँ पर आपको पता होगा कि न्याय मिलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा हम यहाँ पर देखते हैं। यह आपको आप यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा उभरा है कि एक अखबार की ली हुई है। तो इसमें क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों के क्या हुआ कि उनके जो न्यायाधीश हैं उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात है। और ये कल्पना विज्ञापन है, जो कि 2005 में ये एक कार्टून के रूप में छपा था। और उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में मनाने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। तो ये कार्टून है, ये न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। हमारे देश में इस तरह के कार्टून क्यों नहीं छिपते हैं, ये हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इसमें वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी प्लीज, टॉप ट्राइड कोर्ट 6 लाइकेबल लिटिल नॉन entity, some light typing required, must be able to share things like that president is the most brilliant person I have ever met, with a straight face, all outsiders needed to apply। अब देखते हैं कि ये इसमें क्या, इस काल्पनिक विज्ञापन में क्या लिखा है कि आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कोई पूर्व अनुभव जरूरी नहीं है, कोई नो एक्सपीरियंस नेसेसरी, और ये पहले कोई भी इस प्रकार का अनुभव जरूरी नहीं है, कुछ टाइपिंग आना आवश्यक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, टाइपिंग रिक्वायर्ड, मस्ट बी एबल टू शेयर थिंग्स लाइक, मीन्स वह बिना हिचकिचाए ऐसी बात कह सके। कौन सी बात? कि
द प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन आई हैव एवर मेट, कि मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ उनमें राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का 2005 में? जॉर्ज बुश सबसे प्रभावशाली हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन न करे। ऑल आउटसाइडर्स नीडेड नॉट अप्लाई। आगे चलते हैं, इसी के अंदर हम छोटी सी चर्चा आगे करते हैं। क्या है, किसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं? आज का लेशन है उसके अंदर कि भारतीय जो न्यायपालिका है वो पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय राज्यों में रहता है, जिला न्यायालय जिला में रहता है, स्थानीय जो आपकी पंचायत ग्राम पंचायत समिति रहती है वहाँ पर रहता है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है और इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है और देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना ही होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है। इनमें से कुछ विवाद पर सुनवाई कर सकता है, जैसे देश के नागरिकों के बीच में या नागरिकों और सरकार के बीच में कुछ मसले हो जाते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों सरकारों के बीच में यदि दो राज्य हैं वो आपस में उनमें कोई भी मतभेद हो जाता है तो उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय फिर फैसला करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी असामंजस्य स्थापित हो जाता है तो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। कोई भी मामला हो तो उनके अंदर सबसे जो सर्वोच्च संस्था है वो न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। ये उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय से भी, क्योंकि उच्च न्यायालय कहाँ पे रहते हैं? राज्य में, और पूरे इंडिया के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है। ये उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये ध्यान रखिएगा कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। ये न्यायपालिका क्या करती है? इनका ना तो कोई विधायक ना कोई कार्यपालिका, इनका किसी का इसके ऊपर कोई रोब नहीं रहता है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। जैसा सबूत होंगे उनके अकॉर्डिंग ये फैसले सुनाते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के मशवरे से नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए क्या बनाए जाते हैं? नए न्यायाधीश को चुनाते हैं। इसमें राजनीतिक व कार्यपालिका की दखलन की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अनुमान मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश किसको? जो सबसे वरिष्ठ रहता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना मुश्किल है, और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति कैसे हटेगा। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पर ही हटाया जा सकता है। किसी भी न्यायाधीश को 2/3 बहुमत होना चाहिए संसद के जो सांसद रहते हैं उनके रिगार्डिंग, और जो संसद में बैठे सदस्य रहते हैं उनके ही अनुसार। तो जो कि अब तक भारत के लोकतंत्र में ऐसा कभी हुआ नहीं है। आगे चलते हैं। कैसे कि भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लागू लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। और इस तरह के जब भी सामने आते हैं किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है जब, तो वे संवैधानिक वैधता तय करते हैं और इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। संविधान में जो मूलभूत सिद्धांत उनको बदल नहीं सकती संसद भले ही बड़ा हो लेकिन नहीं बदल सकती। और भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और उस स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि
नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार भी है। यदि किन्हीं भी कोई भी व्यक्ति है, उन्हें संविधान से जो भी अधिकार मिले हुए हैं, यदि वो उसको नहीं मिल पाता या कोई भी उसके लिए बाध्य करते हैं उन्हें, ठीक है, तो वो अदालत में जा सकते हैं। तो हाल ही के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित व मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित में ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है और इसे जनहित याचिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनहित याचिका। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है और इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है कि ये न्याय आपको दिलाएगी। आगे आपको कैसे, इसमें 3 प्रश्न आपको अभी भी मैंने बताया था कि मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर। उनको पद से हटाना जितना संभव है उतना, राष्ट्रपति को यदि संभव है उतना ही इनको। न्यायपालिका के अधिकार कि ये ना तो किसी भी, ना तो यानी कि जो कार्यपालिका रहती है और विधायिका रहती है उसका इस पर कोई भी रौब नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। ये न्यायाधीश और ये भारत के राष्ट्रपति हैं और जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे यानी कि न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस J.S. खेहर, जो कि 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुए। यहाँ पे देखिए ये दोनों का बहुत बड़ा काम रहता है। राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ही दिलाते हैं, ठीक है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे टॉपिक पूरा होते हैं तो उसके साथ में हम थोड़ी शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान ले जाते हैं। शब्दावली पर क्या है कि गठबंधन सरकार आपके सामने आ सकता है कि व्हाट इज़ गठबंधन सरकार होती है, वो क्या होती है। तो आपको क्या वहाँ पे जवाब देना है, तो इसके बारे में आपको जवाब देना है कि गठबंधन यानी कि विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आपको पता होगा कि कभी कभी बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो फिर वो 2 पार्टियां, कोई सी भी ऐसी पार्टियां क्या करती है, वो अपने अपने जैसे भी कोई भी दूसरी पार्टी रहती है तो उसको लोभ लालच देके या पैसे देके या फिर भी कैसे भी उनको ऐसे बोल देते हैं कि आपको, या फिर उनको कोई पद के लिए उन्हें बताया जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, आपस में गठबंधन कर लेते हैं और गठबंधन के लिए रिगार्डिंग सरकार बना लेते हैं। आगे चलते हैं। कार्यपालिका। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार किसके पास है? कार्यपालिका के पास में। और आपको पता होगा कि कार्यपालिका जो कि न्यायपालिका के संबंध में भी एक रहती है। सरकार अब क्या होती है, मेन आपके सामने सरकार ही यदि आ जाती है और आप उसी का जवाब नहीं दे पाएँ तो बहुत ही बुरी बात है। संस्थाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के कानून बनाने, लागू करने, उसकी जो व्याख्या करने की कानून है तो उनमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है और कैसे क्या होगा उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित व उसकी निगरानी करती है। ये नहीं है कि सरकार कुछ करती है, सरकार उनकी निगरानी करती है। यदि उनमें कोई भी कमी रह जाती है तो उसे पूर्ण करती है और यदि कुछ ज़्यादा ऐसा हो जाता है तो उसका निवारण कौन करती है? सरकार करती है। दोस्तों आगे चलते हैं कि न्यायपालिका। न्यायपालिका अभी भी आपको हमने ये पढ़ा था। न्यायपालिका क्या है कि एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है और ये देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है और न्यायपालिका पर किसी का अधिकार नहीं रहता है। विधायिका। विधायिका चलते हैं। जनप्रतिनिधियों की सभा रहती है और जिसके पास देश को कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा क्या रहता है कि विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार रहता है और विधायिका से आप विधायक समझ सकते हैं। कार्यालय ज्ञापन। हमारी जो चर्चा हुई थी पूरे लेसन 4 पर वो कार्यालय ज्ञापन पर ही हुई थी, आपको पता होगा। तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है उसे ही, यानी कि कोई भी जैसे कोई भी फैसला रहता है
उसके बारे में उसके अंदर लिखा रहता है और उससे आगे भेजा जाता है, तो वही क्या रहता है, कार्यालय ज्ञापन रहता है। अब आते हैं राजनीतिक संस्था क्या होती है। राजनीतिक संस्था वो होती है कि देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह। क्या करती है कि देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रिया को के समूह को क्या कहते हैं, राजनीतिक संस्था। अब चलते हैं आगे, आरक्षण, जो कि आपके भी दिमाग में हमेशा भरा रहता होगा, गुस्सा रहता होगा कि आरक्षण, तो ये क्या रहता है कि भेदभाव के जो शिकार हो जाते हैं या वंचित रहते हैं या पिछड़े लोग रहते हैं, समुदाय रहते हैं, तो उनके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में पद व सीटें आरक्षित करने की नीति रहती है। उससे क्या रहता है कि यदि मान लीजिए उनमें जो पिछड़ापन है या उनके पास में जो शिक्षा है उनको नहीं मिल पाई है, तो उनके लिए क्या कर देते हैं कि एक सीमित सीटें तय कर देते हैं कि ये सीटें आपकी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं राज्य। राज्य शब्द एक बहुत ही अन्य प्रयोग में भी लेते हैं हम देश के अंदर। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा इस पर नज़र डाल लेते हैं कि निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई, क्या कि निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने के अधिकार हों, और अधिकार होने के बाद में सरकार बदल सकती है, लेकिन जो राज्य रहता है वो बनाई वही रहता है। ये तो नहीं है कि सरकार बदलते ही भाई लो राजस्थान का पंजाब हो गया और पंजाब का हरियाणा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। राजस्थान तो राजस्थान रहेगा, आएंगी सरकारें जाएंगी, नीतियाँ बनाने का अधिकार होगा या नहीं होगा। बोलचाल की भाषा में देश, राष्ट्र और राज्य को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और राज्य शब्द का एक प्रयोग किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। और इस अर्थ में राजस्थान में जो अर्थ में कैसे, जैसे राजस्थान अभी आपको बताया था स्टेट्स, आप जानते हैं स्टेट, भारत एक पूरा उसमें स्टेट है, जैसे झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा आदि, तो इन सभी को स्टेट कहा जाता है। और वैसे ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा वीडियो तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो चैप्टर है 4th चैप्टर, ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका। आगे हम 5th चैप्टर लेके आएंगे, उस पर हम अच्छे से बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका जो दोस्त हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।